हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लस्टर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या होता है? सबसे पहले मोशन का मतलब समझिए। मोशन का नॉर्मली हिंदी में माने तो गति होता है, गति, मूवमेंट। तो बेसिकली हम समझते हैं कि बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में है। क्या ये बात सही है? चलिए समझते हैं। आप मान लीजिए कि आप अपने घर के पास खड़े हुए हैं। आपका हाउस है, आप अपने घर के पास खड़े हुए हैं, स्टैंड है, खड़े हैं। तो जब आप खड़े हैं तो ये घर आपके लिए क्या है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि घर की पोजीशन आपके लिए चेंज नहीं हो रही। घर की पोजीशन आपके लिए चेंज नहीं हो रही, तो घर भी रुका हुआ है और आप उस घर के लिए आप भी रुके हुए हैं। ठीक है? उसी तरीके से सपोज दैट कि आप चलने लगते हो, आप चल रहे हो, तब क्या हो रहा है? धीरे धीरे घर आपसे दूर जा रहा है, धीरे धीरे घर आपसे दूर जा रहा है। तब आप घर के रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में घर मूव कर रहा है। तो मोशन के सीधे सीधे माने यही होते हैं कि बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज कर रही है किसी ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है वो भी समझना जरूरी है। तो आज मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मोशन चैप्टर है, क्लास 9th का हम पढ़ा रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ग्राफ, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आधा स्किप करके बस लास्ट में पहुंच जाइए, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है और हम इस पूरे वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट या टॉपिक क्लियर कर सके। सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका पोजीशन, आपकी पोजीशन अगर किसी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो या तो वो आपके लिए मोशन में है या आप उसके लिए मोशन में है। ठीक है? और अगर नहीं चेंज हो रही तो क्या हो गया भैया? वो रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। चलिए, आप सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों मैंने जैसे कि बताया आपको रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या कहता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज, कोनो वस्तु, कोनो ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए खड़ा हूं अभी सामने, तो मैं आपके लिए रेस्ट में हो गया। अब चलने लग गया, तो चलने लग गया तो क्या आएगा? मोशन। मोशन मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट एक बड़ा रहा होगा यहाँ पर। आप बोलिएगा सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये तो आप बताया ही नहीं स्टार्टिंग में। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो पॉइंट है आप जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, बस वो पॉइंट है जहां से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि मेरा ये पोजीशन है, आपने मुझे यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, 1 2 3, तो मैं मूव कर रहा ना भाई, मैं मूव किया कि नहीं किया? तो आप कहोगे सर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 3 कदम चल गए। वो 3 कदम कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी रहे। तो कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेफरेंस पॉइंट से मूव नहीं कर रही है, अपने जो भी हम ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में नहीं है, वो बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, अपनी जगह पे अस्थिर है। उसी तरीके से जब बॉडी अपने मोशन अपने स्टेट को या अपने पोजीशन को चेंज कर रही है किसी रेफरेंस पॉइंट, वही रेफरेंस पॉइंट जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पर हम हैं खड़े हुए, तो हम कहेंगे भैया आप यहीं पर हैं। तो आप जो है अगर यहीं पर हैं तो रेस्ट में हैं, लेकिन अगर आप मूव करने लगे तो आप मोशन में आ गए। ठीक है? इसमें भी कुछ चीजें हैं जो समझने के लायक है। जैसे कि एक टर्म फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे, मैं बस इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एब्सोल्यूट रेस्ट का। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब एक बॉडी जो सबके लिए रुकी हुई हो। पॉसिबल है? एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए कि अब यहां पर एक चीज को रख दी मैंने, वो मेरे लिए रुकी हुई हो, आपके लिए रुकी हुई, जितना दुनिया में आदमी है, इंसान है, या जितनी भी
सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सबके लिए चीज रुकी हुई पॉसिबल है। अरे भैया हम मूव नहीं कर रहे तो दूसरी चीज मूव कर रही होगी, दूसरी मूव कर रही होगी तो उसके लिए तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा, उसके लिए तो मोशन में आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया मोशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक बॉडी मूव कर रही हो, किसी का पोजीशन दूसरे के लिए चेंज हो रहा हो। इसलिए कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, यानी सबके लिए रुकी हुई नहीं हो सकती। उसी तरीके से कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती, हो सकता है किसी के लिए रेस्ट में हो, किसी के लिए मोशन में हो। ठीक है, तो इसी बात को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको जब तक एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप मोशन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसा कि मोशन मैंने आपको बताया, तो मोशन के भी टाइप्स होते हैं, मोशन भी अलग अलग एक तरह का नहीं होता है। मोशन मैंने क्या है, एक है लीनियर मोशन, एक है सर्कुलेटरी मोशन, एक है ऑसिलेटरी मोशन। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन आप जान जाएंगे तो मोशन को समझने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोशन की, कि लीनियर मोशन क्या होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। जैसे कि आपने इसको ऊपर फेंका, ये वापस आ गया, ठीक है, या फिर आप कहीं रोड पे चल रहे हो, तो लीनियर मोशन का मतलब है कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ऐसा नहीं कि कोई भी बॉडी जो इधर से बीच में जा रही हो, ऐसा नहीं, या तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए। ऐसा मोशन लीनियर मोशन कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? बॉडी, कोई भी बॉडी या तो वर्टिकली ऐसे ऊपर नीचे जा रही हो, ऊपर मैंने फेंका या ऊपर से ड्रॉप किया, तो ये वर्टिकल मोशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने अगर स्ट्रेट फेंक दिया या स्ट्रेट में चल रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ। तो या तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हो या वर्टिकल मोशन में हो, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। क्लियर है? दूसरा टाइप है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन आप लोगों ने वो मौत का कुआं वाला स्कूटर चलाते हुए देखा है ना, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, मेले वगैरह में लगाया जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा लकड़ी का बना होता है, उसमें जो है मोटरसाइकिल लेकर घूमता रहता है इस तरीके से। तो वहां पर कैसा मोशन है? सर्किल में बॉडी मूव कर रही है। तो बॉडी जब सर्किल में मूव करती है तो वैसा मोशन कहलाता है सर्कुलेटरी मोशन। कैसे मूव करती है? सर्किल में। तो मौत का कुआं का एग्जांपल याद कर लीजिएगा, आसानी से याद आ जाएगा। तो वो आपका क्या होगा? सर्कुलेटरी मोशन। उसी तरीके से तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। मैक्सिमम बच्चों ने पेंडुलम घड़ी देखी होगी, आजकल थोड़ी कम हो गई है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, दिख जाती है कई दुकानों में या घर पे भी होगी, सब किसी ने, बहुत सारे लोगों के। तो उसमें पेंडुलम घड़ी जो है वो कैसे मूव करती है? टिक 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 चलता रहता है ऐसे करके, है ना। तो ये क्या हो रहा है? आगे पीछे, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, या फिर बैक एंड फोर्थ बोल दीजिए। तो इसमें आगे पीछे जो हो रहा है ये मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। जो बॉडी ऑसिलेट करती हो, ऑसिलेशन जिसके अंदर आ जाए, वैसा मोशन क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर हमने मोशन के 3 टाइप पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। सीधा भाषा में बस इतना याद रखिए कि जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि आप जो है किसी से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, तो क्या बोलिएगा कि कितना लव करते हैं? तो आई लव यू पापा या आई लव यू मम्मी। तो कितना लव करते हैं? कोई अमाउंट है? नहीं है ना। तो उस अमाउंट को मेजर हम नहीं कर सकते, कितना लव है, ज्यादा है या कम है, बस खाली लव है पता चल जाएगा। उसी तरीके से किसी से नफरत करते होंगे तो वो हेट का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो नहीं, जिस चीज को मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो एग्जिस्टेंस रखेगी। अब लव और हेट का कोई सेंस नहीं है, वो इमोशंस हैं, तो इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये हर मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हाँ, लेकिन मतलब सिस्टम्स अलग अलग हैं, मेजरमेंट का तरीका अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि आप आम लेने जाएंगे, बोलेंगे कि 10 मीटर आम दे दीजिए, तो
10 मीटर आम का कोई सेंस नहीं है, वहां पर किलो ही मांगेंगे, 10 किलो या 5 किलो, आप मीटर में नहीं मांग सकते। उसी तरीके से आप कपड़ा लेने जाएंगे, बोलेंगे भैया 5 किलो कपड़ा दे दीजिए, तो सही रहेगा, है ना। तो वहां पर फिक्स है, वो क्वांटिटी का मेजरमेंट अलग अलग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब हमने क्या, साइंटिस्ट ने किया है, हमारी बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 पार्ट क्या क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बारे में फर्दर हम और एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल हम इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो डेफिनेशन देखिएगा, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई, आप सीधी सीधी बात, मतलब आसान शब्दों में बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब यही है कि अगर मैं, आपने मुझसे पूछा कि सर मुझे जो है यूपी जाना है या हरियाणा जाना है, तो मैंने कहा कि बउआ 20 किलोमीटर चलो, 25 किलोमीटर पहुंच जाओगे। नहीं, चल के मत जाना, गाड़ी से ही जाना, ठीक है। तो 25 किलोमीटर जब चल लिए आप, मतलब गाड़ी से चले गए, तो बोले सर हम तो पहुंचे नहीं, हम तो कहीं और पहुंच गए। क्योंकि मैंने जो बताया वो आपको सिर्फ वैल्यू बताई कि कितना जाना है, अमाउंट बताया। जब मैंने सिर्फ आपको अमाउंट बताया, तो अमाउंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। वैल्यू मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया कि ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, साउथ जाइए, नॉर्थ जाइए, फलाना ढिमका जो भी है। तो डायरेक्शन मैंने आपको नहीं दिया। जब मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दिया, तो वैसी क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको सिर्फ वैल्यू बताई, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? जहां पर सिर्फ वैल्यू की बात हो, ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जहां पर मतलब वैल्यू के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शंस की भी बात करते हैं, तो वैसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आप वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको यूपी हरियाणा जाना है, तो मैंने कहा 25 किलोमीटर आप ईस्ट चले जाइए। 25 किलोमीटर ईस्ट जाइएगा तो कहाँ बचेगा, आप यूपी की तरफ चले जाइएगा, या वेस्ट जाइएगा तो हरियाणा की तरफ चले जाइएगा। तो आपका एक डायरेक्शन हो गया कि आपको किधर जाना है। जब मैंने आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, तो वो क्वांटिटी जो कहलाएगी वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। देखिए इन दोनों को समझना इसलिए जरूरी है कि कई बार वैल्यू जरूरी नहीं होती, कई बार जरूरी है कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप एक्चुअली में कितना मूव किए, आपके लिए क्या जरूरी था। आप सिर्फ बात करेंगे मेजरमेंट की, तो हर जगह मेजरमेंट जरूरी नहीं होता है। चलिए अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना को हम समझेंगे यहाँ पर, और उससे फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज माना जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिजिक्स समझ लीजिए इन्हीं फिनोमेना पे बेस करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का मतलब है बॉडी एक्चुअली में कितना चली, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सपोज दैट यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक नंबर लाइन सिस्टम बनाया, मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ए नाम का, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में चलता है पी पॉइंट तक, ठीक है। तो पी पॉइंट तक चला, तो कितना डिस्टेंस चला भाई, 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर। दिमाग में देखिए, गौर से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्यू पॉइंट तक वापस जाते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं, क्यू पॉइंट तक जाते हैं। तो अब कितना चला, 25 किलोमीटर। वापस हम आते हैं पी पॉइंट पर। अभी कहां से कहां तक गया, सबसे पहले जो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना ट्रेवल किया, पहले गया वो ओपी। ओपी कितना था भाई, ओपी आपका था 15 किलोमीटर, स्टार्टिंग डिस्टेंस फर्स्ट। सेकंड आगे बढ़ा, अब कितना चला, ओपी प्लस पी क्यू। तो ओपी 15 और यहां से यहां तक का फर्क कितना है, 10, यानी टोटल मिला के कितना चल गया, 25 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये D1 ले लो, ये D2 ले लो, ठीक है। सिंबल्स बाद में बताएंगे, सिंबल्स मैंने बताया नहीं। फिर अगला डिस्टेंस वो कहां चला, वापस आ गया पी पॉइंट पे। अब कितना चला, OP प्लस PQ प्लस QP। QP मतलब इधर से वापस आ गया, तो कितना हो गया, 15 प्लस 10 प्लस 10,
इट मीन दैट 35 किलोमीटर। ठीक है, अब और आगे ले लीजिए, ओरिजिन पे वापस आ गया, तो अब टोटल ट्रैवल कितना हो गया d4। टोटल ट्रैवल यहां से यहां तक 25, यहां से वापस 25, यानी कि OQ प्लस QO 25 प्लस 25 इज 50 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अब एक फिनोमेनन और समझ लेते हैं, या इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज वर्ड और इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, ठीक है। फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टार्टिंग में O से P बॉडी गई, तो डिस्टेंस O 15 किलोमीटर और इनिशियल से फाइनल भी 15 है, तो डिस्प्लेसमेंट O से P में हमारा कितना है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब P से Q गया तो डिस्प्लेसमेंट ये D1 है, तो अब D2 क्या होगा OP प्लस PQ। अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 किलोमीटर। फाइनल इनिशियल यहां, फाइनल यहां, डिस्टेंस 25 किलोमीटर। फर्दर D3 अब वापस कहां आया P पॉइंट पे, तो अब लास्ट पॉइंट P है, इनिशियल O है, ये नहीं लेना हमें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट O P से O कितना डिस्टेंस है P से O का 15। तो डिस्प्लेसमेंट में इससे मतलब नहीं है कि बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट से यही मतलब है कि फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्लियर है? अब D4 आ गई वो पॉइंट पे, भैया जहां से शुरुआत किए थे वहीं आप पहुंच गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। अब जैसे मान लीजिए हमको उल्टे डायरेक्शन में आते हैं, तो यहां से हम आगे मान लीजिए इस पॉइंट को R मान लेते हैं, R पे आए तो कितना हमारा पीछे चले 10 किलोमीटर, देखो माइनस में सिंबल कर रखा है, तो हमारा फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भैया इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे हम 10 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, जिधर पहले गए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम शो करेंगे -10 किलोमीटर। माइनस यहाँ पर वैल्यू का कोई सेंस नहीं है, माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना है कि पहले इधर गए थे उसका अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये आपका जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। कोई ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस का डायरेक्शन जो आप लोग जानते आ रहे हैं कि जो यूनिट है वो मीटर होता है, मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं किलोमीटर नहीं लेते हैं, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, वर्ल्ड वाइड चलती है। आप किलोमीटर सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगी, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही ली जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो पॉजिटिव होगी, जीरो भी नहीं होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, बढ़ सकती है वैल्यू, जीरो नहीं हो सकती। नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, लिखा ना, इट्स वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो। ठीक है, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया आपको डिफिनेशन में, अभी मैं एग्जांपल देके समझाया था, आप बैक करके भी देख सकते हो कि सर ने क्या समझाया था, इसलिए मैंने पहले समझाया फिर लिखवा रहा हूं, आपको लगे तो दोबारा जाइए पीछे वीडियो में, सर ने क्या समझाया था। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन तो बाद में आया है, तो बाद में आया इसीलिए ताकि मैं पहले समझा दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। The shortest distance between final to initial position, फाइनल से इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, आप शॉर्टेस्ट पाथ भी लिख सकते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चूंकि भैया जब हमको पता है कि फाइनल से इनिशियल पॉइंट कहां पर है, इसका मतलब मैं डायरेक्शन जान रहा हूं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। तो उसकी यूनिट तो मीटर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस ही एक तरह का, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये भी मैंने एग्जांपल में समझाया आपको, जो नंबर लाइन वाला दिया था। बैक जाके देखिए सर ने क्या समझाया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। चलिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन,
मान लीजिए 4 किलोमीटर एक बॉडी ए से बी पोजीशन पे गई, 4 किलोमीटर, फिर बी से सी गई 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, फिर 3 सी से फिर डी पोजीशन पे गई 4 किलोमीटर। तो कोई बताएगा भाई कि डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस जो है यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, राइट? टोटल कितना चला? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अभी तो पढ़ाया। ए बी 4 किलोमीटर, बी सी 3 किलोमीटर और सी डी कितना है भैया? वो भी 4 किलोमीटर है। ऐड कीजिए ऐड कीजिए ऐड कीजिए, 4 3 7 4 11 11 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एनीबॉडी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 जल्दी। तो अब देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डी से ए तक का पॉइंट कितना होगा बता सकते हैं? अरे ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कैसे बताएंगे? यहां वाली वैल्यू को देखिए सेम है ना, तो सर एडी इज 3 किलोमीटर, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। am I right or am I right? बिल्कुल सही है सर, आप सही बता रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये एक एग्जांपल था, ये अच्छा एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखते हैं, देख लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए एक बॉडी ए से बी गई 4 किलोमीटर, ठीक है? ए से बी, बी से सी गई 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। लेकिन 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 क्या? डिस्प्लेसमेंट फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट तो यही डिस्टेंस होगा ना जी, तो ये कितना होगा? इसको निकालना तो थोड़ा मुश्किल है भाई, कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे आपका फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम, जो हर बच्चे की जबान पे रहता है कि सर पाइथागोरस ने तो बड़ा बढ़िया थ्योरम दिया है, हर जगह यूज हो जाता है कि नहीं? तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? आपका फेवरेट नंबर है जिसको बच्चा भी बता देगा। सर जी इसका आंसर 5 होगा, तो 5 किलोमीटर। 3 4 5 ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा होगा कई जगह पे। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, ए से बी तक गई, ए से बी तक गई, कितना चली? पाथ तो ये है, ये तो कोई पाथ ही नहीं है। ए से बी तक जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? अरे भैया सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकाल लीजिए। कितना होगा सेमी सर्किल का पेरीमीटर? सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, क्योंकि आधा है तो क्या होगा? पाई आर, जो इसका रेडियस है, दैट इज द डिस्टेंस। अब वैल्यू जो भी गिवन हो, मान लीजिए आर अगर आपने 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस 22/7 into 7, इट्स 22 सेंटीमीटर। राइट? समझ में आई बात? चलिए अब इसी में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो ए बी, देखिए ए बी डिस्टेंस नहीं था, ये ऐसे ही मूव कर रही है, यहां तक का डिस्टेंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो बस यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या है? डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब 2r। r कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। चला तो ये नहीं था ना, चला तो ऐसे था, लेकिन फाइनल से इनिशियल पॉइंट यही है, इसलिए हम इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसका सिंबल्स क्या क्या होंगे, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये आपको सिंबल्स अगर नहीं पता होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सिंबल समझ लीजिए पहले, सिंबल्स क्या क्या हम यूज करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आपकी बुक जो है वो एक ही सिंबल को यूज करती है, एस। किसको यूज करती है? एस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए हम लोग एस यूज करते हैं, डी यूज नहीं करते हैं, ठीक है? उसी तरीके से स्पीड
और वेलोसिटी दोनों के लिए हम v यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा जो हम बताएंगे आपको फर्दर। स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम लोग v यूज करते हैं। थर्ड, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग a यूज करते हैं। टाइम के लिए हम लोग t यूज करते हैं। ये सारे सिंबल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u होता है। फाइनल वेलोसिटी का वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, यानी कि v। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सबका समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंबल्स को ध्यान से देख लीजिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट s, स्पीड वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम का t, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं, स्पीड। स्पीड का नाम सुनते ही तो सबके दिमाग में बाइक आती है। बाइक स्पीड में दौड़ाते हैं सब, तुम लोगों को तो चलाना आता ही होगा। मतलब मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे सीख जाते हैं स्टेज में आते आते। तो स्पीड क्या है? स्पीड is defined as the path traveled by the object in total time, या पर्टिकुलर टाइम कह सकते हो, जो भी आपने टाइम लिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल आप करते हैं 2 घंटे में। कितना? 6 किलोमीटर 2 घंटे में। तो आप अंदाजा लगा के, मुझे लगता नहीं फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही बता दोगे। तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया आपने? बोलोगे सर 3 किलोमीटर। 6 किलोमीटर अगर आप 2 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया आपने? 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब है आपकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं 20 किलोमीटर आपने 5 घंटे में ट्रेवल किया, तब आपकी स्पीड कितनी है? तो आप कैसे डिवाइड करोगे? तो 20 5 घंटे में ट्रेवल किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? सर आप मेरी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो ठीक है। मैंने बोला 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने 16 घंटे में, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए हम फॉर्मूला फिर यूज करते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए, स्पीड इट इज डिफाइंड एज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम या पर्टिकुलर टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सॉरी, मीटर नहीं होता बाबू, मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। आप कुछ ऐसे लिखिए, मीटर नहीं, यानी कितना मीटर कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। देखा जाए तो यहां भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है, लेकिन डिस्टेंस कितना तेजी से चल रहे हैं, कितना तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, यही स्पीड होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का सिंबल s, टाइम v, ये मैंने बताया था आपको। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी मैंने क्या पूछा था? 1000 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 16 घंटे में, तो आपका स्पीड क्या हुई भैया? तो आपकी स्पीड हो गई v इज इक्वल टू 1000 बाय 16। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 250 बाय 4। फर्दर डिवाइड कीजिए, करते चले जाइए जब तक कि नहीं होता है। अब हो गया ना आपको 62.5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड आपकी किस में आई? 62.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी? मीटर पर सेकंड। हमें निकालना मीटर पर सेकंड। यहां पर किलोमीटर पर आवर चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आवर में थी। मान लीजिए डिस्टेंस आपको दिया है 500 मीटर, टाइम दे रखा है 50 सेकंड। तो आप क्या करोगे? स्पीड निकालने के लिए 500 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट में आप मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, मेन यूनिट में आप लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। ये आपका तरीका है स्पीड को सॉल्व करने का। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड।
लास्ट मैंने स्पीड समझाया। स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम, टोटल टाइम जो भी है। अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे जब हम कई सारा डिस्टेंस एक साथ ले रहे हैं। फिलहाल मैंने 2 ही लिखा है, ऐसे कई सारे डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। देखो चूंकि ये स्पीड का ही एवरेज है, इसलिए इसका ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। और यूनिट भी जो होगा आपका वो सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस s1 s2 s3 s4 s5 जो भी है डिवाइडेड बाय t1 t2 t3 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 जो भी है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बॉडी A से B जाती है यानी कि 4 किलोमीटर 2 घंटे में, और B से C जाती है यानी कि 12 किलोमीटर आपके 4 घंटे में, या उसको भी 2 ही घंटा ले लीजिए, 2 आवर। तो अब तो आप क्या निकालना है, आपको एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 प्लस 2 यानी 16 नहीं है ना, 12 है ना, तो 16 बाय 4 इट मीन दैट 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आया, यानी कि बॉडी जो है 4 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज स्पीड से चल रही है। एवरेज से क्या मतलब है, अब देखो 2 किलोमीटर का अलग होगा, जैसे यहाँ 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल किया तो इसका स्पीड कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर, ये 3 दूरी के लिए, और इसके लिए कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है, हमें पूरे जर्नी का जब स्पीड चाहिए होता है तो हम उसको कहते हैं एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग पार्ट में बॉडी ने ट्रेवल किया है तो इनका स्पीड्स अलग अलग होंगे। लेकिन एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल जर्नी के स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसी तरीके से और भी एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 400 मीटर बॉडी ने ट्रेवल किया इन 50 सेकेंड और 600 मीटर ट्रेवल किया इन 50 सेकेंड। नेक्स्ट अगला 600 मीटर, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, VAB इज इक्वल टू 400 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 100 इट मीन दैट 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके बॉडी का एवरेज स्पीड आया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस 2 क्वेश्चंस में क्या था, टाइम गिवन था और डिस्टेंस भी गिवन था, तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दिया, सिंपल फॉर्मूला। बट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ना ही डिस्टेंस गिवन हो ना ही टाइम गिवन हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह से दिया हो कि एक बॉडी, मान लो तुम्हारा नाम मान लो राम है, तो राम जो है वो A से B जा रहा है, मतलब घर से, हाउस से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। राम नाम का जो लड़का है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो हाउस से स्कूल जा रहा है और वापस स्कूल से घर जो आ रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इस केस में देखिए आपको स्पीड अलग अलग गिवन है, किस स्पीड से गया और किस स्पीड से आया, ना ही डिस्टेंस गिवन है ना ही टाइम गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा कोई मसला नहीं है, दिक्कत उसमें भी नहीं होने वाला। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। ठीक है, तो इस केस में आप नोटिस करोगे कि घर से स्कूल का रास्ता और स्कूल से घर का रास्ता सेम है,
डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी वैल्यू दोनों की s ही होगी, यानी स्टार्टिंग में जितना होगा उतना ही फाइनल में होगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, s प्लस एस बाय t1 प्लस t2, यानी कि 2s बाय t1 प्लस t2। लेकिन यहाँ पर टाइम तो गिवन नहीं है, तो टाइम का रिलेशन हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। पहला वाले केस में हमारा डिस्टेंस कितना है s, और स्पीड कितना है 20 इंटू t1, तो t1 कितना हो जाएगा s बाय 20। टाइम का वैल्यू आ गया डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, देख लीजिए। अब उसी तरीके से दूसरा वाला केस, s इज इक्वल टू 30 इंटू t2, यानी t2 इज इक्वल टू s बाय 30। अब इसको यहां पुट कर दीजिए, तो 2s डिवाइडेड बाय s बाय 20 प्लस s बाय 30। आप जब सॉल्व करेंगे तो 30s प्लस 20s बाय 20 इंटू 30। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, तो 2s ये ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30s प्लस 20s कितना हो जाएगा 50s, s से s कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो 4 3 12 दूनी 24, 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गया ना। तो 24 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब आप यहां देख सकते हैं, ना ही डिस्टेंस था ना ही टाइम था, मैंने निकाल दिया वैल्यू सिर्फ स्पीड से। स्पीड अलग अलग गिवन थी, निकल गया। इस क्वेश्चन को, ये तो आपको टेक्निक है जिससे आप यूज कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, चलिए शॉर्टकट मेथड देखते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? सिर्फ दो अलग अलग स्पीड गिवन है, लेकिन क्या केस है? केस यही है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल्स हैं, डिस्टेंसेस आर इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल हैं तो इस केस के लिए आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ना ही डिस्टेंस से कोई लेना देना, ना ही टाइम से कोई लेना देना, बस यूज किसका करना है? स्पीड्स का, डिफरेंट स्पीड्स का। देखिए कब? जब डिस्टेंस बराबर हैं। ऐसा नहीं कहीं भी लगा दीजिएगा, बोलेगा सर ने बताया था। अरे सर ने ऐसा थोड़ी बताया था, सर ने बोला था कि जब दो अलग अलग पार्ट के डिस्टेंसेस इक्वल हो, स्पीड्स गिवन हो, तो हम ये लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड में 20 प्लस 30, यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय 50। सेम इक्वेशन आ गई ना लास्ट वाली जो हमने अभी बनाई थी। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20। आंसर सेम आया कि नहीं आया सर जी? कितने लाइन में आया? दो लाइन में। दो लाइन में आंसर आ गया आपका, जिसको मैंने उतना लंबा किया था। तो ये मेथड आप शॉर्टकट मेथड के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा पहला वाला ही मेथड को यूज करने का। अब देखिए एवरेज स्पीड में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले केस में क्या था? डिस्टेंस इक्वल थे। अब मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि दो अलग अलग पार्ट है, x1 डिस्टेंस, x1 वैल्यू गिवन नहीं है, नहीं आधा बोल रखा है, ट्रैवल किया मान लीजिए t टाइम में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगला कोई डिस्टेंस x2 ट्रैवल किया, वो भी टाइम सेम है, t टाइम में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। a से b, b से c, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है लेकिन टाइम यहां इक्वल है। तो इस केस में हम अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला जो हमारे पास है, s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस t2। इस केस में क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ अलग क्या है? डिस्टेंस अलग है, टाइम सेम है, तो t प्लस t कितना हो जाएगा? 2t। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस के लिए इक्वेशन निकालते हैं। s1 इज इक्वल टू 20 इंटू t, पहला इक्वेशन। s2 इज इक्वल टू 30 इंटू t, दूसरा इक्वेशन। पुट कर दीजिए वैल्यू। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20t प्लस 30t डिवाइडेड बाय 2t, यानी 50t डिवाइडेड बाय 2t। t से t कैंसिल, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका जो एवरेज स्पीड आया है वो आया है 25 मीटर पर सेकेंड।
इस केस में देखिए जबकि आपका टाइम इक्वल ये स्पीड आ गई। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं भैया, जब वो इतना लंबा कैलकुलेशन को कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसका बड़ा ही आसान तरीका है, समझ में तो आ गया आपको, बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए क्या तरीका है, देख लीजिए, बस इसमें केस 2 लिख दीजिएगा। केस नंबर 2 कि सर ने बताया व्हेन क्या टाइम t इक्वल हो अलग अलग डिस्टेंस के लिए, तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल जो भी आपका स्पीड होगा v1 प्लस v2, कितना है 2 है तो 2, 3 होता तो 3 करते, तो कितना 20 प्लस 30 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, इट मीन दैट 25 मीटर पर सेकेंड। इजी। तो अब देखो कितना आसानी से 2 लाइन में हो गया, कहाँ उतना लिखने की जरूरत पड़ रही है, कहाँ मैंने इसको बड़ी आसानी से 2 लाइन में कर दिया। तो ये मेथड आपका एवरेज स्पीड का मैंने बताया जो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करवा देगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसीलिए हमारे पूरे वीडियो को जरूर देखें और बने रहें, क्योंकि हम आगे कई सारे ऐसे मेथड आपको बताने वाले हैं। अब हम 2 चीजें पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोशन के टाइप्स हैं, मतलब उसके वैरायटीज में ही, उसके ट्रैवलिंग के हिसाब से किस स्पीड से जा रहा है। अब ऐसे देखिए, when a body travels equal distance in equal interval of time the motion is said to be uniform। क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि जैसे आप मान लो 1 घंटे में आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगले घंटे में आपको 4 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए, उसके अगले घंटे में 6, यानी 2 4 6, यानी हर घंटे में आप 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा जाएगा, क्योंकि आप हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू सेम आएगी। 5 किलोमीटर 5 घंटे में, 10 किलोमीटर 10 घंटे में, 15 किलोमीटर 15 घंटे में, तो द लाइन इज शुड बी मस्ट बी स्ट्रेट। स्ट्रेट होना जरूरी है, बिना जब तक वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो मोशन के यूनिफॉर्म होने की कंडीशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी अगर 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो अगले घंटे में भी आपको 5 यानी 5 5 10 करना पड़ेगा, तो 2 घंटे में आपको कितना करना पड़ेगा 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कैसा ग्राफ जाएगा, ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। आपको जहां गड़बड़ लगे आप ग्राफ बना के देख लीजिए। और उसका उल्टा, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर किया तो अगले घंटे में 7 किलोमीटर, कुछ भी 5-6 अलग अलग किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो जब ट्रैवलिंग डिस्टेंस अलग अलग होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। कर्व मतलब कुछ इस तरह से, या ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। तो जब ग्राफ जो है आपका कर्व बनेगा तो हम कहेंगे मोशन नॉन यूनिफॉर्म, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटे में 2 है तो 2 घंटे में 7 है, अगले घंटे में 20 हो सकता है, पता नहीं कैसा बन जाए। ग्राफ का कर्व होना इंडिकेट करेगा कि मोशन जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गई बात, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो समझ में आ गया, क्लियरेंस हो गई सारी बातें कि हम कैसे फर्क कर सकते हैं दोनों में, मोशन का यूनिफॉर्म होना या अब कई बार आता है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, आप क्लियर ही नहीं कर पाइएगा। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि भैया डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है सेम है, कहीं पर चेंज नहीं हो रही, पहला अगर 5 किलोमीटर तो अगला भी 5 ही है, 10 है तो 10 है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हमने स्पीड तो पढ़ लिया, स्पीड का ही एक टॉपिक है वेलोसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्पीड के पास हम डायरेक्शन दे देते हैं, उसके पास दिशा या डायरेक्शन आ जाता है, तब उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है। स्पीड और वेलोसिटी में उतना ही अंतर है जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। आपने पढ़ा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसे अंतर है वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है,
वेलोसिटी, अभी देखो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे कि आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, मतलब सिर्फ मैंने आपको वैल्यू बताई है। अगर मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ईस्ट में जा रहे हो, तो अब जो मैंने बोला वो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वो वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन के पास जहां डायरेक्शन की बात आ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो स्पीड भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वेलोसिटी में। सिंबल दोनों का सेम है, रिप्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन फर्क यही है कि ऐसी स्पीड जो डायरेक्शन के बारे में बात करे उसको वेलोसिटी कह सकते हैं, उसको स्पीड नहीं कहेंगे, फिर वो स्पीड के वर्ड में नहीं आएगा। स्पीड माने सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है? तो वेलोसिटी जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि कितना डिस्प्लेस कर रही है बॉडी पर यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। चूंकि मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन के साथ है स्पीड वाला, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद डायरेक्शन है। ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगा, स्पीड का ही डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन वाली बात ना आ गई है, यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, s/t, s मतलब डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब बात डिस्प्लेसमेंट की आ रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी भी जीरो और नेगेटिव हो सकती है, -5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बॉडी माइनस के साथ, +5 मीटर पर सेकंड, इन जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसी में जा रही है। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जीरो, ओरिजिन से इधर माइनस, ओरिजिन से इधर प्लस। क्लियर हो गई बात? तो वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसके आगे का जो कंटेंट है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें अभी आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें हुई है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें।